अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रूह को हॉस्पिटल से आए अभी 2 घंटे ही गुजरे थे और रात के वक्त तो वो बहुत थकी हुई थी, मगर इसके बावजूद माँ बनने की खुशी इसके दिल में इस कदर बढ़ गई थी कि वो बिना किसी नागवारी के इजहार किए, बिना किसी नागवारी बेजारियत के नन्ही माँ को अपने सीने से लगाए अपनी ममता निछावर कर रही थी। और हर एक 2 घंटे बाद उसे उठना पड़ता था, लेकिन माँ बनने का एहसास ही अलग था। खुशी इसके आंगन से ही फूट रही थी और इसके साथ ही इसकी माँ थी। वो इसका ख्याल रखने के लिए, इसकी खैर खबरी के लिए मौजूद थी। मगर इन्हें कभी कभी नींद आ जाती और फैसल, रूह का शौहर, वो दूसरे कमरे में गहरी नींद सो रहा था। रूह के वहमो गुमान में भी ना था कि आज माँ बनने की खुशी मिलने के बाद इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तारीख होने वाली है और एक ऐसा तूफ़ान इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला है जिसके बाद इसकी ज़िंदगी कभी अब जैसी नहीं रहेगी। इसकी ज़िंदगी, इसके सर का साईं इससे बिछड़ने वाला है। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी तो उसे महसूस हुआ जैसे फैसल के कमरे से खर्राटों की आवाज़ नहीं आ रही। वो फैसल के खर्राटों पर हमेशा ही उसे टोकती रहती थी, अक्सर नींद से जगाकर कहती कि फैसल शोर ना करे, मगर आज जब इसके खर्राटों की आवाज़ ना सुनी तो हैरान हो गई। इसका दिल बेचैन सा होने लगा। फैसल कोई छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी शायद माँ बनने के बाद इसमें ममता का एहसास कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। रूह ने 2-3 बार इस एहसास को अपने सर से झटकने की कोशिश की कि फैसल सो रहा होगा। खर्राटे तो इंसान गहरी नींद में लेता है, हो सकता है कि अभी उसे नींद ना आई हो। सामने सोती माँ जाग ना जाए, इस बात का एहसास करती वो अपने बेड से नंगे पाँव उठी। हालांकि डॉक्टर ने उसे सख्ती से कहा था कि वो सर्दी से बचे, लेकिन इसके दिल की बेचैनी उसे सुकून ना लेने दे रही थी। वो उठी और नंगे पाँव फैसल के कमरे में गई। पहले तो हल्की सरगोशी में फैसल को पुकारती रही, लेकिन फैसल ने कोई जवाब ना दिया। घबरा कर रूह ने बोर्ड पर हाथ मारा तो पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। सामने नज़र आता मंजर रूह की जान लेने के लिए काफ़ी था। फैसल औंधे मुँह बेड पर गिरा था और फैसल के सर पर तकिया पड़ा था। इसका यह गैर मामूली अंदाज देख रूह ने फैसल को झंझोड़ दिया था, लेकिन फैसल का जिस्म अकड़ा हुआ था। रूह ने फैसल को सीधा किया तो एक दिल दहलाने वाली चीख रूह के हलक से उमड़ी थी। रूह को ऐसा लगा कि वो मर जाएगी, इसकी रूह फना हो जाएगी, वो किसी आवारा हवा की लहर की मानित कहीं गायब हो जाएगी। सामने पड़ा इसका जान से अजीज़ शौहर, इसका महबूब, जान की बाजी हार चुका था। वो आंखें जिनमें वो हमेशा अपना अक्स देखती थी, वो आंखें बंद थीं। जिन होठों से अपना नाम सुनना अच्छा लगता था, वो होठ आपस में सख्ती से पियोसत थे। किसी ने तकिया इसके मुंह पर रखकर इसकी जान ले ली थी। रूह को लगा कि वो ख्वाब देख रही है। वो बेयकीनी से आंखें मसलती अपने इस ख्वाब से बाहर आना चाहती थी, लेकिन वो हकीकत थी जिसे वो झुटला नहीं सकती थी। इसके शौहर ने तो अभी अपनी बेटी को अपनी बाहों में ही ना लिया था। इस नन्ही गुड़िया को बाप की बाहों का नरम गरम मजबूत लम्स भी ना बख्शा था। इसका शौहर इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था। रूह बेयकीनी के साथ फटी फटी आंखों से फैसल को देख रही थी। उसे लाख बार झंझोड़ने पर भी फैसल जब होश में ना आया तो वो चिल्लाते हुए बाहर की जानिब दौड़ी। अम्मा अम्मा जल्दी आएँ, फैसल को कुछ हो गया है। गहरी नींद से जागती जहां आरा बेगम अपनी बेटी की चीख सुनकर इसकी तरफ भागी थी। देखें देखें इन्हें क्या हो गया है। वो जज्बाती कैफियत में अपनी माँ का हाथ पकड़ती अंदर ले गई तो सामने फैसल का ठंडा टार वजूद इन्हें भी हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। अम्मा ऐसा नहीं हो सकता, अभी अभी तो वो बच्ची के बाप बने थे, अभी तो उन्होंने माँ को गोद में भी नहीं लिया। ऐसे कैसे? वो रोती अपने आंसू साफ़ करने लगी, जैसे आंखों देखा झुटला रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है अम्मा? वो रोती अपने शौहर के वजूद के साथ लिपटी इसके सीने पर सर रखे धड़कन को सुनने की कोशिश करने लगी। आंखों से मुतवातिर आंसू बह रहे थे। हमेशा वो इसके सीने पर सर रखती तो इसकी दिल की धड़कन सुनकर यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह इसके शौहर को सलामत रखे। वो फैसल से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन आज जब सीने पर अपना सर रखा तो दिल धड़कने की आवाज़ ना सुनकर उसे लगा कि इसकी दुनिया लुट गई है। फैसल की मौत पर यकीन करना आसान नहीं था। इसकी आंख से आंसू निकलते फैसल के सीने पर जज्ब होने लगे। फैसल उठ जाए, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो रोती चिल्लाती उसे झंझोड़ने लगी थी। जहां आरा बेगम ने अपनी बेटी को संभाला। सब्र करो बेटा, बेटा हौसला करो, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। जहां आरा बेगम भी इस जवान शख्स को देख रही थी जो कुछ देर पहले ही हंसता खिलता इस कमरे में आया था। आखिर ये कैसे हो सकता है? वो रुक रुक कर अपनी माँ से सवाल पूछ रही थी। बेटा, मुझे तो लगता है कि ये किसी का किया धरा है। जहां आरा बेगम के चेहरे पर परेशानी नुमाया हुई थी।
जिसने भी ये किया है अल्लाह उसे बख्शेगा नहीं। मेरी बद्दुआ है कि उसे वो कभी ज़िंदगी में खुश ना रहे, उसे औलाद की खुशियाँ ना मिलें। वो ज़मीन पर बैठती, अपने हाथों में पहनी चूड़ियाँ तोड़ती, चीख चीख कर कह रही थी। सांस अटकने लगा था, धुंधलाई आंखों से बस फैसल को ही देख रही थी। कहाँ सोचा था इसने कि इसका महबूब इससे यूँ बिछड़ जाएगा। कब सोचा था रूह ने कि इसका शौहर उसे यूँ छोड़ जाएगा। इनके ख़ानदान में कोई दुश्मनी नहीं थी। रूह और फैसल का रिश्ता सबकी रजामंदी से हुआ था। लेकिन आज जो कुछ जहां आरा बेगम ने अपनी आंखों से देखा था, इन्हें यकीन हो गया था कि ज़िंदगी वाकई में एक सफ़र की मानद है जिसमें अच्छे बुरे मोड़ कभी भी आ सकते हैं। आधे घंटे में ख़ानदान वालों को पता चल चुका था और हर तरफ ख़ानदान वालों को भी इत्तला दे दी गई थी। हैदर बेटा, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि अपनी ज़िंदगी से जाने वाले लोगों का गम नहीं करते। शाज़िया बेगम सामने बैठी जवान बेटे को गहरी सोच में डूबा देखकर उसे तसल्ली देते हुए बोली, अम्मा तो क्या करूं? आप क्या चाहती हैं कि मैं फ़ौरन दूसरी शादी कर लूं? हैदर इनकी तरफ देखे बगैर बोल रहा था। इसका सर झुका हुआ था और गोद में इसका छोटा बेटा, जो अभी सिर्फ 6 महीने का ही था, अपनी मुकम्मल मासूमियत से बाप को देख रहा था। शुक्र है कि ये मेरे इस पास है, मेरी ज़िंदगी में जीने का सहारा। वो उसे अपने सीने से लिपटाते प्यार करने लगा था। बेटा, तुम बाप हो इसके, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर हर औलाद को बाप के साथ माँ की भी ज़रूरत होती है। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए ना। हैदर अपनी माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। अपने लिए बीवी ना सही, मगर उसे अपने बच्चे के लिए माँ की ज़रूरत ज़रूर थी। और फिर ये तो पूरा दिन अकेला होता है बेटा, उसे भी तो माँ की ममता और शफ़क़त चाहिए। अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए दूसरी शादी कर लो। शाज़िया बेगम लोहे को गर्म देखकर मज़ीद ज़रफ़ लगाते बोली थी, ठीक है अम्मा, अब जैसे आप कहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हैदर ने अपनी माँ के सामने पहली बार रजामंदी का इज़हार किया था। शाहीन को इसकी ज़िंदगी से गए अभी 2-3 महीने ही गुजरे थे। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि शाहीन उसे छोड़कर भी जा सकती है। शाहीन, कहाँ हो तुम? 6 महीने पहले का मंज़र इसकी आंखों के सामने रक्स करने लगा। शाहीन जो कब से बाथरूम में बंद थी, न जाने और कितनी देर लगाने वाली थी। शाहीन को हमेशा से सजने संवरने का शौक़ था, लेकिन आजकल वो ज़्यादा वक्त अपनी सजावट में लगा देती तो हैदर परेशान हो जाता था। कई बार वो उसे बाहर लेकर जाता, घुमाता फिराता, मगर इसका खामोश रवैया और चुप चुप सी आंखें जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर हज़ारों अल्फाज अपने दिल में दबा देती। हज़ार बार सोचने के बाद भी हैदर उसे समझ नहीं पाया था। इनके पास क्या नहीं था? ज़िंदगी की हर खुशी, हर एक छोटा सा प्यारा सा बेटा, एक अच्छा घर, गाड़ी, वो हर नेमत जो किसी भी माँ बाप और किसी भी ख़ानदान को मुकम्मल कर देती है। लेकिन इसके और बावजूद एक अजीब सी वीरानी थी दोनों की ज़िंदगी में। फिर वो दिन भी आ गया जब इसकी चुप रंग ले आई, जब इसका खिंचा खिंचा सा रहना हैदर को समझ आ गया। एक मुख्तसर से ख़त के साथ वो घर छोड़ गई थी। इस ख़त में निदामत भी थी और इतराफ़ भी कि वो अब मज़ीद हैदर के साथ नहीं रह सकती। खुला का नोटिस उसे 2 दिन में मिल चुका था। हैदर के तो पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। वो सोच नहीं सकता था कि जिस शाहीन को वो इतने प्यार से ब्याह कर घर लाया था, उसे यूँ बीच राह में छोड़कर भी जा सकती है। लेकिन उसे इस सच्चाई पर यकीन तब हुआ जब इसकी बीवी शाहीन ने अपने बेटे के हक़ का भी मुतालबा नहीं किया, बल्कि अपना बच्चा हैदर की गोद में डालकर हमेशा के लिए अपनी खुदगर्ज़ ज़िंदगी गुजारने चली गई। हैदर की ज़िंदगी का एक बाब तो ख़त्म हो चुका था। बीवी धोखा देकर चली गई थी, मगर हमेशा के लिए औरत ज़ात से इसका एतबार उठ चुका था। पहले हर बात पर खिलखिलाकर हंसने वाले हैदर के अब लब सिल चुके थे। वो खामोश रहने लगा था। लगता था कि हैदर अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा। इतने बड़े धचके ने इसकी ज़िंदगी अक्सर बदल कर रख दी थी। जहाँ आरा बेगम के घर में कहराम मचा हुआ था, मैं किसी को भी यकीन ना आ रहा था कि रूह का खुशौर फैसल इतनी जल्दी इस दुनिया से भी जा सकता है। मगर दुनिया गधों से भरी पड़ी है, इस बात का रूह को अंदाज़ा नहीं था। एक हफ़्ता ही गुजरा था, हमदर्दी के बोल बोलने वाले रिश्तेदार और ये दावा करने वाले कि फैसल के कातिल को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, सब दूर हो चुके थे। ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती बेटा। जहाँ आरा बेगम रूह को समझाने लगी थी, तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो कि फैसल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है, ख़ुद को संभालना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहाड़ जैसी ज़िंदगी बेटी यूं ही नहीं कट जाती। इसके लिए तुम्हें किसी न किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी। जहाँ आरा बेगम ने अपनी बेटी की गोद से नन्ही माह को उठाते इसकी तरफ देखकर कहा, तो इसकी आंखों में नमी छा गई।
अम्मी अभी फैसल को गए 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ और आप चाहती हैं कि मैं किसी और के बारे में सोचूं? मैं तो कभी ज़िंदगी में मर के भी किसी से शादी ना करूं। मैं कभी भी अपनी बच्ची का बाप किसी और को नहीं बनाऊंगी। मुझे किसी मर्द पर फैसल के अलावा भरोसा नहीं है। रूह एक बार फिर से रोने लगी थी। नहीं बेटी, ऐसे ना कहो। निकाह के रिश्ते में बहुत बरकत है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और फैसल को गए इतने दिन हो गए हैं कि बाकी लोग इसकी मौत के सदमे को भूल चुके हैं। अम्मी, बाकी लोग तो इनके कुछ नहीं लगते थे। मेरे लिए फैसल ज़िंदगी थे, मेरी पूरी कायनात थे। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इन्हें भूल जाऊं? वो अपनी माँ के लफ्ज़ों को दुरुस्त करती, अपने आंसू साफ़ करती बेटी को सीने से लगा गई थी। इस पर ममता निछावर करती वो सोच रही थी कि अगर फैसल होता तो ये ज़िंदगी कितनी हसीन होती। वो होता तो इसकी आँख नम ना होती। अगर फैसल होता तो इसकी माँ किसी और का जिक्र ना करती। आंखों से आंसू बहकर माँ का चेहरा भिगो रहे थे, लेकिन कई ख़यालात थे जो अधूरे इसके जहन में रह गए थे। कितनी ताबीरें थी जो कि पूरी होने से पहले ही बिखर चुकी थी। इसका दिल चाहा कि वो अपने आप को फंदा लगाकर इस दुनिया से ही चली जाए। ये वीरान दुनिया इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सरे शाम फहमीदा पुप्पो रूह से ताज़ियत करने के लिए इनके घर आई थी, मगर मकसद कुछ और था। ताज़ियत के साथ साथ अपने बेटे के लिए रूह का रिश्ता मांगना इनका मकसद था। झिझकते झिझकते बात को अपने मुंह पर ले ही आई थी। जहारा बेगम ने जब अपनी नन के मुंह से ये बात सुनी तो इनके गुस्से का आलम न था। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठी अपनी नन को ज़मीन की 7 तहों के नीचे दफन कर देती, लेकिन इस वक्त वो खामोश रही थी क्योंकि यही मुसलिहत थी। बहन, मैं तो तुम्हारी बेटी पर भी शफ़क़त का हाथ रख रही हूँ, वरना तुम तो जानती हो एक बच्ची के साथ औरत को कौन कबूल करता है। फिर मेरा शाहिद तो देखा बाला है। मेरे घर में तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फहमीदा पुप्पो ने बिना किसी लगी लपटी के इनके सामने बेटे का रिश्ता रखा। जहारा बेगम को शाहिद का वो ज़माना याद आ गया जब वो पूरे गांव की मजदूरी करता और आखिर में 300 से 500 रुपये जो मिलते इन्हें जुए में उड़ा देता। इसके बाद न जाने शाहिद पढ़ने के लिए जाने कहाँ चला गया था, लेकिन इन्हें यकीन था कि शहर में जाकर भी शाहिद ने पढ़ाई ना की होगी, बल्कि इन्हीं आवारा गर्दियों में अपना वक्त बर्बाद किया होगा। वो ऐसे लड़के को अपनी बेटी देने का सोच भी नहीं सकती थी। फहमीदा बहन, आपका बेटा बहुत अच्छा है, मगर फ़िलहाल मेरी बेटी इद्दत में है। मैं इसके बारे में ऐसी कोई बात करके उसे दुखी नहीं करना चाहती। जहारा बेगम ने अपनी नागवारी को छुपाते हुए कहा था ताकि इन्हें बुरा भी ना लगे, मगर वो तो जैसे हत्थे से उखड़ गईं। अरे इद्दत की क्या बात है, इद्दत तो 4 महीना 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। तुम मुझे हाँ या ना में जवाब दो, वरना मेरे पास और भी रिश्ते हैं, मैं जाकर इनसे बात करूं। जहारा बेगम को लगा कि जैसे वो औरत जो रिश्ते में इनकी नन कम नागिन ज़्यादा लगती थी, इसका मुंह नोच देंगी। एक तो वो इनकी बेटी का रिश्ता मांगने आई थी, ऊपर से इन्हीं पर एहसान झाड़ रही थी। फिर भी जहारा अपना लहजा धीमा करते बोली, ठीक है, आप जैसा आपको मुनासिब लगे, आप कहीं और अपने बेटे का रिश्ता कर लें। मेरा फ़िलहाल इस बारे में कोई इरादा नहीं है। इस इनकार पर फहमीदा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। गज़ब, खुदा का, अपना खुआरा गुबरू जवान लड़का तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। तुम्हारी बेटी अब कुंवारी नहीं रही, इसके साथ एक बेटी भी है। इस बात को जहन में रखना, वरना ज़िंदगी भर अपनी बेटी के नखरे उठाती रहोगी। वो गुस्से से फनकारती वहाँ से चलती बनी थी, मगर घर आकर जब शाहिद को यह खबर सुनाई तो इसकी तो जैसे तोते उड़ गए थे। अम्मा, वो लड़की होश में तो है, अब इससे कौन शादी करेगा? वो तो अब कुंवारी नहीं रही, इसकी तो वो अहमियत नहीं हो सकती जो एक जवान लड़की की होती है। मैं तो अभी गैर शादीशुदा हूँ। वो अपनी शर्ट के कॉलर झाड़ता बोला। फहमीदा बेगम अपने बेटे के सदके वारी जाने लगी। अरे बेटा, तुम्हें लड़कियों की कमी थोड़ी है, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक रिश्ता दिखाऊंगी, देख लेना, ये लोग भी पछताते रह जाएंगे। नहीं अम्मा, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रूह से, वरना आप भूल जाएं कि आप कभी अपने बेटे को दूल्हा बना देखेंगी। आपके घर में शादी की शहनाइयाँ बजेंगी। आपका बेटा कुंवारा मर जाएगा, लेकिन रूह के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा। पागल हो गया है तू? तो इससे इश्क तो नहीं कर बैठा? फहमीदा बेगम ने अपने बेटे को गुस्से से घूरा, फिर बेयकीनी से शाहिद के बोलने का इंतज़ार करने लगी, जो अपनी माँ की आंखों में शिकवा खफगी देख रहा था। शाहिद ने सर झटका। इश्क की बात नहीं अम्मा, वो मेरी ज़िद बन चुकी है। ज़िद इस हालत में भी इसने मुझे इनकार कर दिया। मुझे शाहिद को, मैं भी देखता हूँ वो किसी और से कैसे शादी करती है। शाहिद का गुस्सा फहमीदा बेगम को डरा रहा था।
इन्हें तो कुछ और ही मामला लगता था, मगर खामोश रहीं। रात के 1 बजे थे। रूह का दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, मगर अब इसके पास एक माँ का घर ही था, जहाँ रहकर वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि बाहर कोई है, किसी के कदमों की आहट महसूस हुई तो रूह के कान खड़े हो गए थे। अपनी माँ के घर पर आने के बाद आज वो पहली बार डर रही थी। हालांकि कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। इसके कमरे के दरवाजे को भी ताला चढ़ा हुआ था, अंदर से कुंडी लगी थी, मगर ये पहर ऐसा था कि अगर कुछ हो जाता तो वो किसी को पुकार भी नहीं सकती थी। कौन हो सकता है, इसने दिल में सोचा कि इतने में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था। बाहर मौजूद जो भी शख्स था दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाने की कोशिश कर रहा था। इसकी पूरी कोशिश थी कि दरवाज़ा खुल जाए। रूह ने अपनी गोद से नन्ही माँ को उठाकर सामने बेड पर लेटाया और दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई। इसकी नज़रों में खौफ भरा हुआ था। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें वाज़ेह थी। समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पैर कौन हो सकता है जो दरवाजे को तोड़कर अंदर आना चाहता है, इसकी आबरू को मैला करना चाहता है। ग़ज़ब खुदा का इसका सहन सेकंड के 1000वें हिस्से में काम करने लगा। उसे खुद से ज़्यादा अपनी नन्ही माँ की फ़िक्र थी। कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो इसके हिलते दरवाजे को रोक सके। जहाँ आरा बेगम भी अपने कमरे में बैठी ये सोच चुन चुकी थी। फ़ौरन से पहले उन्होंने अपने टेबल से टॉर्च उठाई और अपनी परवाह किए बगैर अपनी बेटी का सोचते वहाँ से बाहर निकली। टॉर्च की तेज़ रोशनी में इन्हें एक साया नज़र आया जो रूह के कमरे के बाहर खड़ा बेदर्दी से दरवाजे पर लाते मार रहा था। इस शख्स ने खुद पर रोशनी पड़ते आंखों पर हाथ रख के पीछे देखा। सामने जहाँ आरा बेगम को खड़े देख वो एक पल को घबराया। वो और कोई नहीं, वो शाहिद था। जहाँ आरा बेगम को शाहिद की इस हरकत पर सख्त गुस्सा आया था। फहमीदा बेगम को सख्त अपनी जगह खड़े देख शाहिद वहाँ से भाग चुका था, मगर रूह का रोम खौफ से काँप रहा था। उसे नहीं पता था कि बाहर मौजूद शख्स कौन है। इसके जहन में 100 तरह के ख़यालात चल रहे थे। जहाँ आरा बेगम फ़ौरन अपनी बेटी के कमरे में गई। माँ की आवाज़ सुनकर रूह ने दरवाज़ा खोला। इसकी आंखें लाल हो रही थीं, आंखों में आंसू थे और वजूद सस्कियों की ज़द में हिल रहा था। वो अपनी माँ के सीने से लगी और बाआवाज़ रोने लगी। जहाँ आरा बेगम ने उसे सहारा दिया और बेड तक ले आई और बिठाकर पानी पिलाया। पानी पीते ही रूह वापस अपनी माँ के सीने से लगी। बेटी, इसीलिए मैं कहती हूँ जवान औरत कटी पतंग की तरह होती है। हर कोई यही चाहता है कि वो इनके आंगन में गिरे। अब तुम खुद ही देखो कि अपने भी आप अब ऐसी हरकतें करने लगे हैं। मनहूस शाहिद था, फहमीदा का बेटा था। मैंने उसे देख लिया इसलिए भाग गया, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। बेटा, तुम जवान हो, अभी मैं कहती हूँ कि मान जाओ इस शादी के लिए। फहमीदा बेगम ने रूह का नम चेहरा साफ़ करते शफ़क़त से रूह की पेशानी पर बोसा दिया। माँ, आप क्या चाहती हैं? मैं इस आवारा शख्स से शादी करूँ? रूह ने बेयकीनी से लाल सुर्ख आंखों से अपनी माँ को देखा। नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं चाहती। परवीन ने मुझे एक रिश्ता दिखाया है। कल इन लोगों ने आना है। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि शायद तुम नाराज़ हो जाओ, लेकिन इद्दत ख़त्म होते ही शादी कर लो। अगर अपनी माँ को कुछ समझती हो तो फ़ायदे में रहोगी बेटी। और जिस शख्स के साथ मैं तुम्हारा रिश्ता जोड़ूंगी, मैं खूब छानबीन और देखभाल के बाद ही ऐसा करूँगी ना। जहाँ आरा बेगम अब मन्नत कर रही थी। रूह की माँ के लहजे में बेबसी और आंखों में नमी देख रूह अपनी माँ की बात सुनती गहरी सोच में गुम हो गई थी। इसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली, फिर उसे अपने सीने से लगाती दुनिया के गम भूलने की कोशिश करने लगी। अपनी बेटी की खामोशी से जहाँ आरा बेगम को तसल्ली हुई थी। कमरा छोड़कर वो जा चुकी थी। रूह ने दरवाजे को कुंडी लगा दी। अगले दिन एक बड़ी सी गाड़ी जहाँ आरा बेगम के घर के सामने आकर रुकी थी। गाड़ी से 2 लोग उतरे, शाजिया बेगम और इनका बेटा हैदर। खूबरू ऐसा कि शादीशुदा होने का गुमान भी नहीं होता था, और अल्लाह ने भी सब कुछ दे रखा था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शाजिया बेगम के लहजे में मिठास थी। इन्हें भी परवीन ही यहाँ तक खींच लाई थी। जहाँ आरा बेगम ने इन्हें खूब आवभगत के साथ कमरे में बिठाया। पहली नज़र में ही शाजिया बेगम ने रूह को पसंद कर लिया था। रूह हैरान थी कि इतना खूबरू जवान उसे औलाद के साथ कैसे कबूल करने के लिए तैयार है। आखिर उसे कोई एतराज़ क्यों नहीं एक बच्ची की माँ से शादी करने पर। जो सवाल इसके जहन में आया वो बिलाझिझक इसने सबसे पहले शाजिया बेगम से किया था, तो वो अपने बेटे की तरफ देखकर बोली, बेटा, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें हैदर ही दे सकता है। शाजिया बेगम के कहने पर हैदर ने अपनी माँ को देखा और फिर एक नज़र रूह पर डाली और बोलने लगा। बिलाझिझक हैदर ने अपना सारा मुद्दा बयान कर दिया था। देखें, मैं कोई गलत या झूठी बात नहीं करूँगा। बस ये है कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ और रोमान में मेरी जान बसती है। मैं चाहता तो किसी सादा लड़की, किसी कुंवारी लड़की से भी शादी कर सकता था,
लेकिन मेरा यही फ़ैसला था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसकी पहले से औलाद हो, ताकि उसे मेरी औलाद की कदर हो, ताकि वो माँ बनने के अमल से गुज़रने के बाद औलाद को संभालना जानती हो। मैं ये कुर्बानी इसलिए दे रहा हूँ कि वो ठहरा गले में एक फांसी थी, लेकिन उसे हर हाल में बात करनी थी। इसीलिए थूक निकलते हैदर ने फिर से बोलना शुरू किया, मेरा बेटा महफूज हाथों में पले बढ़े, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है और मैं आपकी बच्ची के लिए एक माकूल बाप बनने की भरपूर कोशिश करूँगा। हैदर ने पूरी ईमानदारी से कहा। रूह को इसकी ये बात पसंद आई थी। वो साफ गो इंसान था, बिला झिझक अपनी बात कहने वाला, बिना डर के हर बात कह देने वाला। रूह जानती थी कि एक मैच्योर इंसान ही इसकी बच्ची के साथ उसे कबूल कर सकता है, वरना जिसके अपने शौक़ कुंवारों वाले हों वो कहाँ उसे समझ सकता। वो तो बस अपने बारे में सोचता या फिर उस हक़ के बारे में जिसकी वजह से वो ये निकाह करता। रूह और हैदर दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। एक दूसरे के लिए मौजू होने के साथ साथ हैदर ने एक सरसरी नज़र रूह पर डाली तो इसकी खूबसूरती ने भी उसे मुतासर किया था, मगर दिल में ठान लिया था कि वो कभी अपने दिल में इस लड़की को जगह नहीं देगा, क्योंकि दिल देना अब इसके बस की बात रही ही नहीं थी। अम्मा, मैं इस लड़की की जान ले लूँगा, मैं भी देखूँगा कि वो शादी कैसे करती है। शायद इस रिश्ते के पक्के होने की खबर सुनते ही तिलमिला उठा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर रूह का गला दबा दे, मगर इसकी इसी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से तो जहाँ आरा बेगम अपनी बेटी का रिश्ता तय करने पर मजबूर हुई थी। दफ़ा करो बेटा, तुम भी किस चीज़ के पीछे पड़ गए हो। मैं कह तो रही हूँ कि तुम्हें एक से बढ़कर एक लड़की दिखाऊंगी। अम्मा, तुम एक बात भूल रही हो, अगर मैं फैसल की जान ले सकता हूँ ना, तो मैं इस नए चूज़े की भी जान लेने में देर नहीं करूँगा। मुझे शादी करनी है रूह से, वो मेरी ज़िद है, इश्क है मेरा। शाहिद के मुंह से निकलते ये जुमले फहमीदा बेगम को हैरान कर गए थे। इनके सामने इनका बेटा कत्ल का एतराफ़ कर रहा था। ये क्या कह रहे हो तुम? अपने मुंह से दोबारा ये बात ना निकालना। एक लम्हे के लिए इनका दिल लरज़ कर रह गया था। इनका बेटा इस हद तक भी जा सकता है, उन्होंने सोचा नहीं था। शाहिद के लिए इनकी भतीजी एक ज़िद बन चुकी थी और वो एक मजबूर माँ बनकर एक बार फिर अपनी नंद, अपनी भाभी के दर पर हाथ फैलाने गई थी। भाभी, आप एक बार फिर इस रिश्ते पर गौर करें। आप भी किन गैरों में रिश्ता जोड़ रही हैं जिनका कोई भरोसा ही नहीं है। शाहिद आपकी आंखों के सामने पला बढ़ रहा है, वो रूह का बहुत ख्याल रखेगा, सारी बुरी आदतें छोड़ चुका है। फहमीदा बेगम मुसलसल बोल रही थी, पर जहाँ आरा बेगम को कोई फ़र्क ना पड़ रहा था। कुछ सोचते फहमीदा बेगम फिर बोली, ये रिश्ता ना करें वरना हमारे ताल्लुकात पर भी फ़र्क पड़ सकता है। इस बार इनके लहजे में अकड़ थी। अपनी दाल गलता ना देखकर फहमीदा बेगम ने एक और तीर फेंका था, मगर जहाँ आरा बेगम इस मामले को समझ चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अगली शाम को ही रख दिया था। वो अपनी रूह को हैदर जैसे काबिल एतबार शख्स के हवाले करने का सोच चुकी थी। वो शाहिद जैसे इस बड़े ख़तरे से जान छुड़ाने का सोच चुकी थी। न जाने और क्या क्या बोलती फहमीदा बेगम वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जहाँ आरा अपनी ही सोचों में गुम थी। इसके लाख मना करने के बावजूद जहाँ आरा बेगम ने सदियों पुराने चलते रिवाज पर अमल करते हुए उसे सोख जोड़ा पहना दिया था। रुखसत होकर इद्दत के बाद वो पहली बार घर से जा रही थी। सब कुछ बदल जाना था। महज चंद बोल के बाद वो किसी और की मलकियत बनने वाली थी। वो घबराई हुई थी। आने वाले वक्त का सोच कर ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसे खुद से ज़्यादा अपनी बेटी की फ़िक्र थी कि जिसके घर वो जा रही है, क्या वो उसे बाप जैसा प्यार दे पाएगा? क्या वो अहमियत देगा जो एक बाप अपनी बेटी को देता है? क्या वो उसे एक बाप जैसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएगा? आज इसने घर से कदम निकाला तो लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो, लेकिन एक नए हमसफ़र के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने का खौफ भी था जो इसके सर पर मुसलसल सवार था। सुर्ख जोड़े में मलबूस होने के मतलब था वो फिर से सुहागन बनने जा रही थी, मगर वो इस शख्स से बिल्कुल भी वाकिफ़ ना थी जो इसकी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा मकाम हासिल कर चुका था। वो खुद अब इस ताल्लुक़ से दूर रहना चाहती थी। शादिया बेगम ने सारे तौर तरीके समझाने के बाद उसे कमरे में भेज दिया था। क्या कह रहे हो हैदर? आज की रात तो उसे दो। शादिया बेगम का तो पारा हाई हो गया था जब हैदर ने माँ को रूह के पास छोड़ने का कहा। अम्मा, ये मेरे बच्चों का मामला है। आपके कहने पर शादी कर चुका हूँ, मैं बाकी आगे ख़ुद देख लूँगा, हैदर ने संजीदगी से कहा। तो शादिया बेगम भी खामोश हो गई थी। उन्होंने वक्त देने का सोच माँ को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद हैदर रोमान को लेकर कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में हैदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में रोमान मौजूद था, जबकि खुद रूह के सामने हैदर की इजाज़त के मुताबिक इसकी अपनी बेटी किलकारियाँ मार रही थी, जिसे देख रूह मुस्कुरा रही थी। हैदर ने रोमान शाह को लाकर इसके सामने रखा। ये लें, आज से ये भी आपकी औलाद है, हैदर ने संजीदगी से कहा और बेड के कोने पर बैठा
और बग़ैर दोनों बच्चों को देखने लगा। और एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, हैदर ने रूह की तरफ भरपूर नज़र डालते अपने आप को काबू करने की कोशिश की थी, वरना जिस कदर हसीन वो लग रही थी, आज तक इतनी सालों की संगत में उसे ये हुस्न और अदा इसकी पहली बीवी शाहिना के अंदर भी नहीं नज़र आई थी। लेकिन वो अपने दिल को मजबूत करता इससे फिर मुखातिब हुआ। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने रोमांच के लिए की है। मैं समझता हूँ कि शादीशुदा औरत होने की हैसियत से आप भी इस बात को समझेंगी। हैदर ने बेड पर एक बाजू टिकाते अपने बेटे की तरफ नज़रें जमाई दी। इसकी नज़र नन्ही माँ पर भी पड़ी तो उसे बेख्तियार बाप की मोहब्बत इसके साथ इस पर निछावर करने का दिल चाहा। उसे लगा कि वो और रूह एक मुकम्मल फैमिली बन चुके हैं। नन्ही सी रुई जैसे गालों वाली माँ को अपने करीब करता वो एक लम्हे में रूह के दिल में उतर गया था। मगर मर्द ज़ात इतनी आसान नहीं होती कि उसे एक बार में ही समझ लिया जाए। रूह ने मुस्कुराकर अपने जीवन साथी की तरफ देखा, जो इसकी बेटी के लिए एक बेहतरीन बाप हो सकता था। इसने भी रुमान शाह को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की औलादों को देख रहे थे। अनोखा रिश्ता था। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि सुहागरात मियाँ बीवी अपनी अपनी औलादों एक दूसरे को सौंप रहे थे। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दूँ, मेरा बच्चा छोटा है, उसे मदर फीड के लिए किसी को नहीं दे सकता। आपकी बच्ची को पैदा हुए भी कुछ महीने हुए होंगे, अभी ये 4 महीने की है। लेकिन रुमान शाह थोड़ा बड़ा है, उसे भी आपको मदर फीड करवाना पड़ेगा। मेरा बेटा है, आपके साथ इसका रिश्ता भी कायम हो जाएगा। हैदर ये कहता रुमान शाह को इसकी गोद में डाल गया। सुबह से भूखा है, आप उसे अपने साथ लगा कर देखें, क्या पता आपको नई माँ के तौर पर कबूल भी करेगा या नहीं। हैदर ने संजीदगी से रूह की तरफ देखा था, जिसकी जान इस मुतालबे पर निकल गई थी। जी ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके बेटे को अपनी मोहब्बत और ममता से अपना बना लूँगी। सच कहूँ तो मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा। हैदर ने एकदम अपना रंग बदला था। मैंने कहा ना, मैं आपके बेटे को माँ बनकर पालूँगी। रूह ने हैरत से हैदर के बदलते रंग को देखकर नॉर्मल अंदाज में कहा, और वैसे भी मेरे अंदर बहुत ममता है, अपनी बेटी से बढ़कर आपके बेटे को प्यार दूंगी। रूह खोए खोए रुमान शाह को देखती बोली, लेकिन पहले एक बार आप साबित तो कर दें कि मेरा बेटा आपका बेटा है। हैरत ने बिना झिझक बात कह दी थी। एक पल को तो रूह ने बेयकीनी से हैदर को देखा। क्या उसे एहसास ना था कि मुकाबिल को बुरा भी लग सकता है। हैदर की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। आप उसे अपनी बच्ची जैसा ख्याल और मोहब्बत तभी दे पाएंगी जब आप उसे अपना फीड करवाएंगी, तभी यह बच्चा आपको माँ समझेगा, वरना रुमान शाह को अपने पास अपनी माँ का एहसास ना होगा। हैदर ने संजीदगी से सीने पर हाथ बांधते रूह के चेहरे को देखा। बिला की मासूमियत थी इसके चेहरे पर। एक आंखों में हैरत और हल्का सा हुआ मुँह। हैदर ने बमुश्किल अपनी नज़र रूह के चेहरे से हटाई थी। रूह को लगा था कि शायद इनके रिश्ते में तलखी हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। हैदर कमरे से बाहर जा चुका था और वो नन्हे रुमान को अपने सीने से लगाया आज पहली बार इस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रही थी। हैदर शाह की रगें गुस्से से तनी थी और सामने खड़े शख्स को देखते इसने हाथ सख्ती से भींच रखे थे। आज से पहले इसके ऑफिस के लोगों का इसके ये रवैया और ये रूप नहीं देखा था जो आज वो देख रहे थे। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना कहते वो शाहिद की तरफ बढ़ा था, जो उसे ऑफिस में धमकाने सुबह ही अपने घर से निकल पड़ा था। शाहिद हैदर को फैसल जैसा समझ बैठा था, लेकिन शाहिद कहाँ जानता था हैदर शाह किस हस्ती का नाम है। वो इस कदर तेज़ आंधी तूफान की तरह ऑफिस में दाखिल हुआ था कि गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी उसे पकड़ ना सका, क्योंकि इस वक्त इसका हुलिया एक अच्छी खासी सूटेड बूटेड नौजवान जैसा था, जो अपने जुआरी वाले हुलिये में नहीं आया था, वरना गार्ड उसे देखकर वहीं रोक लेता। इसके हुलिये से धोखा खाता सिक्योरिटी गार्ड ये भूल गया कि ये इनके बॉस का जानी दुश्मन भी हो सकता है। जैसे ही हैदर शाहिद की तरफ बढ़ा तो शाहिद अपनी पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाता गन निकाल चुका था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे रूह को छीन लोगे? मैं कब से इस पर नज़र रखे हुए हूँ। मैंने इसका पहला शॉट भी मारा है और अब तुम्हारी बारी है। रूह का नाम इस शख्स के मुंह से सुनकर हैदर को शदीद तैश आया था। वो बिना इसके हाथ में पकड़ी गन की परवाह किए शाहिद की तरफ बढ़ा, इससे पहले कि शायद इसकी ज़िंदगी का किस्सा तमाम करता। पीछे से आते हैदर के जानसार गार्ड ने यह मंजर देख लिया था। वो शाहिद की चाल ढाल में मशकूकियत महसूस करके वो इसके पीछे आया था। ऐन मौके पर वो अपने बॉस की जान बचाने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि शाहिद हैदर पर गोली चलाता, गार्ड इस पर गोली चला चुका था। शाहिद ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। हैदर भी बस गार्ड को सराहती नज़रों से देख रहा था। ये इतला जल्द ही जहांरा बेगम के पास भी पहुंच गई थी। जहांरा बेगम सर पीट के रह गई थी। इन्हें लग रहा था कि वह इस खतरे से हमेशा के लिए जान छुड़ा चुकी हैं। फहमीदा बेगम का अलग बुरा हाल था। तुम्हारी बेटी खा गई मेरी बेटी की ज़िंदगी को।
वो रोती धोती अपनी नंद के घर पहुंची। जहां आरा को तो अपनी बेटी की फ़िक्र हो रही थी कि जब हैदर को ये बात पता चली होगी तो जाने इसका रवैया इनकी बेटी के साथ कैसा रहा होगा। कहीं वो उसे कोई आवारा लड़की ही ना समझ ले। एक माँ होने की हैसियत से इनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फहमीदा, तुम्हारे बेटे के खुद के चाल चलन ठीक नहीं थे। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं तुम मेरी नंद हो, उठो और यहाँ से चलती बनो, वरना बाहर खड़े गार्ड मैंने घास ठीक करने के लिए नहीं रखे। जहांआरा बेगम बिना लगी लपटी के अपनी बात कह चुकी थी। फहमीदा बेगम तो जहांआरा के बदले बदले रवैये को देख घबरा कर रोती बैन करती वापस चली गई थी। शाहिद को ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन रूह खौफ से थर थर काँप रही थी। हैदर शाह घर आया तो इसका चेहरा मामूल के मुताबिक ही था। इस पे कोई तासुरात का बदलाव नहीं था। रूह का अलबत्ता निदामत से सर झुका देख कर वो खुद ही इसकी तरफ माइल हुआ था। मैं समझ सकता हूँ कि आप शर्मिंदा हैं। हमेशा की तरह धीमे लहजे में बोलता आज इसके दिल को धड़काने में पहली बार कामयाब हुआ था। इसका रवैया, मोहब्बत और इसका इस पर चीखना चिल्लाने से गुरेज करना रूह को मुतासिर करने के लिए काफ़ी था। रूह को लगा कि वो उसे मज़ीद अपने करीब आने से रोक नहीं पाएगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन मेरा यकीन करें, रूह अभी बोल ही रही थी कि हैदर ने रूह को बोलने से बाज रखा। चुप, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके लबों पर हाथ रखता बोला, मैं तुम्हारे किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। रही बात तुम्हारे इस जुआरी कज़न की, तो वो अस्पताल से सीधा जेल में गया है, क्योंकि इस पर मुझे हमला करने, मेरी जान लेने की कोशिश करने का इल्ज़ाम है। वो मेरी जान लेने की कोशिश कर चुका है और इसकी एक एक हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। तो फ़िक्र नहीं करो मेरी जान की। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। वो मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ देखने लगा तो रूह की आंखों में भी तश्कर के आंसू भर आए थे। जहांआरा बेगम भागी अपनी बेटी के पास आई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी गलती की वजह से इसकी बेटी का रिश्ता ख़राब हो। एक बार तो पहले ही इनकी बेटी उजड़ चुकी थी। वो वापस अपनी बेटी की ज़िंदगी उजड़ने नहीं दे सकती थी। इसीलिए वो बिना वक्त ज़ाया किए हैदर के घर पहुंची थी। सामने ही हैदर बाहों में महा को पकड़े मुस्कुरा रहा था। तो कभी इसके गाल पर बोसा देता, तो कभी दूसरी, कभी ऊपर उछाल कर अपने कंधों पर रख देता। वो छोटी चंद माह की बच्ची खिलखिला उठती। साथ ही हैदर का केके लाउंज में गूंजता। पास बैठी रूह रुमान को फीड करवाती चीख रही थी। इन दोनों को देखता ऐसा महसूस ही ना हो रहा था कि इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ हो या इस घर में कोई मामला हुआ हो। ऐसे नहीं करें ना हैदर, अभी फीड करवाया मैंने, महा को दो, वोमिट कर देगी। ऐसे नहीं करें, रूह मिन्नत भरे लहजे में बोली। शाजिया बेगम जो कि कमरे से बाहर आ रही थी, दरवाजे पर जहांआरा बेगम को साकित खड़े देख इनकी तरफ बढ़ी। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आए ना, अंदर आए। अगर आपने आना था तो आप हमें इत्तला कर दी होती। हैदर खुद ही आपको लेने के लिए आ जाता या ड्राइवर भेज देता। शाजिया बेगम ने शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत से जहांआरा को गले लगाते हुए कहा। जहांआरा की आंखें नम हुईं और मुंह झुका गईं। शाजिया बेगम की आवाज़ सुन रूह और हैदर ने दरवाजे की तरफ देखा। अपनी माँ को वहाँ खड़े हुए देख रूह चहक उठी थी। रुमान को जल्दी से हैदर के दूसरे कंधे पर डालती रूह भागती अपनी माँ के सीने से लगी। मम्मा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आए, अंदर आए ना। रूह ने मोहब्बत से अपनी माँ का हाथ चूमते हुए कहा तो जहांआरा बेगम रूह के साथ चल दी। एक नज़र हैदर पर डाली जो आगे बढ़कर इनके सामने अपना सर झुका चुका था। जहांआरा बेगम ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा और फिर रुमान को अपनी गोद में ले लिया। पता चला मुझे शाहिद का, इसने किस कदर घटिया काम किया है। बेटा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी शिकवा शिकायत हो, तो कोई भी बात हो तो तुम मुझसे कर लेना। मेरी बेटी को कुछ ना कहना। पहले इसने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं दुनिया में। वो नम आँखों से हैदर को देखते हुए बोली। लहजे में अजियत, बेटी के लिए फ़िक्रमंदी साफ नुमाया थी। हैदर सर झटक कर मुस्कुराया और फिर जहांआरा बेगम को कंधे से थाम कर अपने साथ लगाया। मम्मा, फ़िक्र क्यों करती हैं? मैं इन मर्दों में से नहीं जो बाहर की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर बैठा हूँ या इन बातों में आकर अपनी बीवी को कुछ कहूँ। आप बेफिक्र रहें। अपनी बेटी के मामले में जितनी आपकी बेटी आपको अजीज़ है ना, इससे कहीं ज़्यादा आपकी बेटी अब मुझे अजीज़ है। हैदर ने बिना रूह की तरफ देखे जहांआरा बेगम से कहा। एक चोर निगाह रूह ने हैदर के चेहरे पर डाली, जिस पर मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। रूह के देखने पर हैदर ने रूह की आंखों में झाँका तो रूह ने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। मम्मा, मैं कितने दिनों से रूह को बाहर घुमाने का सोच रहा था, लेकिन आपकी बेटी को तो अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं है। बच्चों से फुर्सत हो तो शौहर पर नज़रसानी करें।
आज अगर आप आ ही गई हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आज अपनी नानी और दादी के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि इनकी मम्मा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकें। हैदर ने माँ के मुंह को पकड़कर दाएं बाएं किया तो वो फिर खिलखिला उठी। हैदर फिर मुस्कुराया। वहीं रूह छिप गई थी। वो कैसे वो बेबाकी से रूह को अपने साथ टाइम स्पेंड करने का कह रहा था, वो भी सीधा इसकी माँ से। रूह को ये बंदा कुछ ज़्यादा ही सीधा लगा था। खैर ये तो अब वक्त ही बताने वाला था। आने वाली रात ही इस पर आया करने वाली थी कि हैदर किस कदर सीधा है। खुशगवार माहौल में खाना खाया। जहांआरा बेगम भागी बेटी रूह को इस कदर खुश देख बेहद खुश थी। हैदर का बेबाकाना अंदाज़ इनकी आंखों से मख्फी ना था। बात बात पर छेड़ना और रूह का छेप जाना वो बाखूबी महसूस कर रही थी। कभी वो पानी के बहाने उसे छेड़ता तो कभी खाना लेने के बहाने। जहांआरा बेगम को हैदर का ये बदला बदला रवैया बहुत भाया था। इन्हें तो उम्मीद ही ना थी कि इतनी जल्दी रूह हैदर के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। और हैदर का सख्त रवैया देख जहांआरा बेगम को यकीन न था कि वो इतनी जल्दी इनकी बेटी को वो मकाम देगा। जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। वहीं दूसरी तरफ शादिया बेगम हैदर की रवैये में बदलाव देख बेहद खुश थी। इन्हें भी कहाँ यकीन था कि इनका बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा, इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन रूह पर इन्हें यकीन था, रूह हैदर को अपनी तरफ माइल कर ही लेगी। दूसरा, इन दोनों के दरमियान मौजूद पाक रिश्ता, इसमें कशिश ही ऐसी थी कि हमेशा हैदर को रूह के आसपास भटकने पर मजबूर कर देता था। रूह की तरफ देखकर मुस्कुराने और इसका ख्याल रखने, मोहब्बत करने पर इस रिश्ते ने मजबूर कर ही दिया था। शाजिया बेगम और जहांआरा बेगम अपने दोनों बच्चों को खुश देख बेहद खुश थी। खाना खाने के बाद जहांआरा बेगम शाजिया बेगम के साथ इनके कमरे में चली गईं। हैदर और रूह रोमान और महा को इनकी दादी नानी के पास छोड़कर घर से निकले थे। जैसा कि आपको मालूम नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि इस रात को थोड़ा सा ज़्यादा हसीन बना लूँ। अगर आप मुझे अपने चंद हसीन पल दे दें तो मेरी ये रात हसीन से हसीन तर हो जाएगी। अगर आप मुझ पर रहम करें और मुझ पर नज़रसानी अच्छे से कर लें तो मेरी ये रात यादगार गुजर जाएगी। अगर आप इजाज़त दें तो फिर चलें। हैदर शरारत से रूह को देखते हुए बोला। रूह का चेहरा पल में किसी टमाटर की तरह सुर्ख हुआ था। रूह ने मुंह मोड़ लिया। इसकी शर्म को देख हैदर का एक जानदार के गाड़ी में गूंजा। चलें, आप शर्माएं नहीं। शर्माने का काम हम रात के लिए छोड़ देते हैं। पहले आपको कुछ मीठा खिलाता हूँ क्योंकि आज आप खाने में शायद मीठा बनाना भूल गई थी। हैदर ने शरारती अंदाज में रूह को देखते हुए कहा। रूह ने हैरत से हैदर को देखा और फिर बोली, मीठा मैंने बनाया था, खीर आपने खाई नहीं। रूह ने बेयकीनी से पूछा। तो हैदर का फिर के गाड़ी में गूंजा। इसके मायने ख़ैज़ी के पर रूह फिर छिप गई। 1 घंटा हो चुका था। वो 1 घंटे से रूह की मिन्नतें कर रहा था, पर मजाल है जो रूह अपनी बात से पीछे हटी हो। हाथ में पकड़ा इतना बेबाक लिबास देख वो तो बस नफ़ी में सर हिलाती, शर्म से कभी एक तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ, कभी एक कोने में छुपती तो कभी दूसरे कोने में। हैदर बेचारा इसके पीछे पीछे वो लिबास दिए कभी इस कोने से जाकर इसको निकालता तो कभी दूसरे कोने से। लेकिन रूह थी कि अपनी ज़िद पर थी। आखिरकार 2 घंटे की मिन्नतें मुरादों के बाद रूह ने इसकी बात मान ली थी। रूह लिबास पकड़े गुस्से से वॉशरूम में गई। पहले तो गुस्से में रूह ने लिबास बदल लिया, लेकिन जब शीशे के सामने आके इसने अपना आप देखा तो आंखों पर अपना दुपट्टा बांधती किसी अंधे की तरह वो वॉशरूम से बाहर निकली थी। जहांआरा, सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि रूह इतनी जल्दी मेरे बेटे के दिल में जगह बना लेगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। हैदर का ये बदला रवैया, खुशगवार मूड इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएगा। पहले तो कभी हैदर ने इस तरीके से रूह को बाहर ले जाने का नहीं कहा, लेकिन आज अचानक इस तरीके से हैदर का यूँ रूह को बाहर लेकर जाना मुझे तो बहुत भाया है। सही कहती हो शाजिया बेगम, मुझे भी यकीन नहीं था कि रूह फैसल की जगह किसी और को दे पाएगी, लेकिन हैदर की मोहब्बत ने, या यूँ कहो कि हैदर और रूह के दरमियान मौजूद एक पाक रिश्ते ने इन दोनों को आखिर एक दूसरे के करीब कर ही दिया। खुदा करे हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। जहांआरा ने मुस्कुराकर कहा, शाहिद तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने मना किया था कि तुम्हारे लिए और लड़कियां बहुत, लेकिन तुम थे कि मेरी बात ही नहीं समझ रहे थे। अब पड़े हो जेल में, सुकून है। फमीदा बेगम अपने बेटे के वो ज़ख्मी हालत में देखकर तड़पकर गुस्से से बोली, अम्मा मेरी हालत तो देखें। अब तो ना कुछ बोले, एक बार बस मुझे यहाँ से बाहर आने दें।
मैं रूह को किसी और के साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो फैसल के साथ किया वही इस चूज़े के साथ करूँगा। बेटा, यहाँ से बाहर निकल कर तो दिखाओ। तुम जिसके हत्थे चढ़े हो ना, वो कोई और नहीं हैदर शाह है। वो हैदर शाह जो अपने दुश्मनों को ज़िंदा नहीं छोड़ता। तुमने तो फिर इसकी बीवी पर हाथ डाला है। वो तो ख़ास तौर पर ऑर्डर देकर गए हैं कि तुम्हारी दिन रात धुलाई की जाए। आते होंगे थोड़ी देर में साहब तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने। पास खड़े हवलदार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शाहिद को देखकर कहा। फहमीदा बेगम ने हैरत से अपने पीछे खड़े हवलदार को देखा और फिर रोते हुए शाहिद को देखने लगी। बेटा, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम आखिरी सहारा हो मेरा। मैं हैदर से मिन्नत करूंगी कि वो तुम्हें आज़ाद करवा दे और तुम वापस इसकी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाज़ी नहीं करोगे। शाहिद अब की बार खामोश रहा, कुछ भी ना बोला और मुंह झुका लिया। फहमीदा बेगम आंसू साफ करती वहाँ से निकल गई। वो एक एक लफ्ज़ कहता रूह के करीब आया। कहाँ देखा था रूह ने हैदर का ये रूप। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे होने लगी। पीछे रखे टेबल से वो टकराई इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती। हैदर उसे थाम चुका था। मैं शिद्दत पसंद हूँ, मुझे शिद्दत पसंद है। मुझे पसंद है वहशीपन, अज़ियत और लज्जत की हदों को बेक वक्त छूना, खालिसपन, बेकरारियाँ और इनका सुकून, इंतहाओं पे जाना, मुकाबिल को तड़पाना और फिर इसको राहत पहुँचाना। मैं शिद्दत पसंद हूँ। एक बार फिर हैदर रूह के कान पर झुककर सरगोशी कर गया। रूह तड़प कर फिर पीछे हुई। न जाने क्या करने का इरादा रखता था हैदर। आज फूलों से भी बेहतर खुशबू तेरे जिस्म से आती है। वही भारी गंभीर जज्बात से चूर ले जा। रूह ने नफ़ी में सर हिलाया और तेज़ तेज़ सांस लेती हैदर के सीने पर सर रख गई। तुम्हें पता है रूह, मुझे ना औरत ज़ात से नफ़रत हो गई थी। शाहीन के जाने के बाद ऐसा लगा था कि दुनिया की हर औरत धोखा दे देती है, लेकिन तुम्हारा पाक चेहरा, ये मासूम चेहरा, साफ़ और शफाफ किरदार मुझे अपनी तरफ माइल कर गया। मुझे तो उम्मीद ही ना थी कि तुम मेरे दिल में कभी जगह बना पाओगी, लेकिन पहले दिन जब तुम दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी थी, मेरा ईमान तो इसी दिन डगमगा गया था। मैं इसी दिन तुमसे अपने हक़ ले लेता, लेकिन इस दिन मैं अपने लफ्ज़ों की बाढ़ में बंद था। लेकिन आज कोई लफ्ज़ ऐसे नहीं जो मुझे रोक सके। आज मैं खुले दिल से एतराफ़ करता हूँ, हाँ, मुझे हैदर शाह से मोहब्बत हो गई है। वो रूह के गिर्द हसार मज़ीद तंग करता बोला, जैसे उसे डर हो कि रूह को इससे कोई छीन लेगा। मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, आपसे, लेकिन ऐसी बेबाक मोहब्बत नहीं। वो अपने हुलिया और हैदर शाह की बातों पर तंज करती मज़ीद मुँह छुपा कर बोली। हैदर शाह का कह कमरे में गूंजा।
एक हंसती खेलती खुशियों से भरी ज़िंदगी इनका इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों माजी के गमों को वो भुला चुके थे। बस इन्हें परवाह थी तो बस अपने आने वाले मुस्तकबिल की, जो कि बहुत रोशन था। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।